सभी साथियों को नमस्ते। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, हम डिस्कशन कर रहे थे भारतीय मुद्रा के इतिहास के बारे में कि अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से ध्वस्त करने के लिए और लूटने के लिए, लूटपाट करने के लिए किस किस प्रकार से षड्यंत्र रचे। हम बात कर रहे थे, अब तक हम 3 पार्ट बना चुके हैं। हमने पिछले 3 पार्टों में बात करी थी कि शेरशाह सूरी ने जो अपना शासन काल था 1540 और 1545 के बीच में, उन्होंने भारतीय रुपए का मानक स्टैंडर्ड बनाया। और मानक स्टैंडर्ड एक मानक होता है जिस प्रकार से 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम कहते हैं, 12 इंच को 1 फीट कहते हैं, 60 सेकंड को 1 मिनट और 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने रुपए का मानक बनाया। और रुपए का जो मानक बनाया था वो बनाया था उन्होंने कि लगभग 1 तोला के बराबर, 1 तोला चांदी के बराबर 1 रुपया होगा और 10 रुपए के बराबर 1 मोहर होगी 1 तोला सोने की। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यहाँ ये है, जो 1 तोले का चांदी होती थी वो मानक स्टैंडर्ड था कि जहाँ रुपया शब्द इस्तेमाल होगा, मतलब 1 तोला चांदी की हम बात कर रहे हैं। और 10 रुपए की, जो 10 तोला चांदी के बराबर अगर हम मान सकते हैं, 1 मोहर होती थी सोने की। ये हमने पार्ट 1 में बात करी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो पार्ट 1। पार्ट 2 में हमने बात करी थी कि अंग्रेजों ने कानून बनाकर किस प्रकार से अपने भारत को लूटा। उन्होंने 1834 में कॉइनेज एक्ट बनाया। उन्होंने 1862 में जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत के अंदर, जब वो उसके बाद जब रानी का शासन आया, तो जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिक्का चला और उन्होंने 1870 में जब नया कॉइनेज एक्ट पास करा और हूबहू सारे कानूनों को उसी प्रकार से एक्सेप्ट कर लिए, वही कानून, वही नियम थे, वही प्रावधान थे। इसी प्रकार से इन्होंने 1882 में पेपर करेंसी एक्ट पास किया, जिसके गोल्ड को सिक्योरिटी के रूप में रखकर पेपर करेंसी छपने लगी थी। इसके बारे में हमने बात करी थी और पार्ट 2 को आप देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पार्ट 3 में साथियों हमने बात करी थी भीमराव अंबेडकर के बारे में कि जो भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर और जो अंग्रेजों का अर्थशास्त्री था प्रोफेसर कैन और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो विवाद हुआ था वो अपने आप में एक लाजवाब था। आप उस भीमराव अंबेडकर जी का वो दृष्टिकोण देखिए, कितने बड़े दृष्टिकोण से उन्होंने वो बात कही थी। और आज के अब इस परिवेश में और आज के इस माहौल में वो बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको पता होगा, आज के इस पार्ट में हम मोस्टली चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर से कितना सोना लूट आ गया। और ये 1935 तक 34 तक भारत से कितना सोना लूट लिया गया। नंबर 1 इसमें हम बात करेंगे। आपको पता होगा, जिसकी नींव रखी गई, आपको पता होगा कि पेपर करेंसी एक्ट, जो अपना पेपर करेंसी एक्ट के माध्यम से अब सिक्कों के बदले में अब पेपर करेंसी छपने लगी, जिस कारण से जो गरीब जनता थी उसका शोषण होना शुरू हो गया। अब 1925 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक हिल्टन यंग पास किया जाता है, जिसका पूरा का पूरा जो उद्देश्य होता है, भारत के अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर पेपर करेंसी को महत्व देना। और जब ये भारत के अंदर आया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इंग्लैंड की तरफ से जो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर कैन, इन दोनों के बीच में बड़ी टक्कर होती है। अब सबसे पहले तो हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अर्थशास्त्री था, मैं तो अर्थशास्त्री ही कहूंगा, वो अर्थशास्त्री नहीं था, जो उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से ध्वस्त करने के लिए और आने वाली पीढ़ी को लंबा समय तक गुलाम बनाने के लिए जो उन्होंने योजना बनाई। अब प्रोफेसर कैन का वो विचार देखिए जो वो रखते हैं। उन्होंने कहा, जो प्रोफेसर कैन जिसके पक्ष में थे, वो कहते थे स्वर्णमान विनिमय, वो स्वर्णमान विनिमय के पक्ष में थे, और जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो थे स्वर्णमान के पक्ष में। अब दोनों में हमें डिफरेंस समझना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोफेसर कैन का जो अर्थ था कि स्वर्णमान विनिमय के अनुसार हमें लेन देन करना चाहिए, मानक बनाना चाहिए। अब क्या था, जो भीमराव अंबेडकर और प्रोफेसर कैन के बीच में जो विवाद चल रहा था, अगर हम उस विवाद को समझें तो विवाद क्या था कि प्रोफेसर कैन कहते थे कि जो स्वर्ण मान है वो कठोर है और उसमें लचीलापन नहीं है। स्वर्ण मान जो डिपेंड करता है वो किसी देश के पास कितना सोना संग्रहित है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और सोना जो डिपेंड करता है वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। तो अब वो कहता है प्रोफेसर कैन कि जो स्वर्ण विनिमय मान है वो लचीला है और उससे लेन देन करना बड़ा आसान और सरल है, और ये भविष्य के लिए एक आदर्श साबित होगा। अब साथियों, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वर्ण मान विनिमय मान में और स्वर्ण मान
और स्वर्ण विनिर्माण में क्या अंतर है। अगर हम देखें तो स्वर्ण मान तथा स्वर्ण विनिर्माण इन दोनों मानक व गुण दोषों की विवेचना जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की है आज भी सटीक है, इसलिए इन दोनों में अंतर जान लेना आवश्यक है। स्वर्णमान के अंतर्गत सोने के सिक्कों का वास्तविक लेन देन किया जाता है। इसके विपरीत स्वर्ण विनिर्माण से कागजी मुद्रा नोट का व्यवहार होता है, जिसके लिए एक निश्चित दर में सोने में परिवर्तन करने की सरकार की गारंटी होती है। इन दोनों मानकों के गुण दोषों के विषय में जो विवाद चल रहा था उसमें डॉक्टर अंबेडकर और प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स और जैसे विख्यात तथा अर्थविद से बौद्धिक मुकाबला करना पड़ा। तो प्रोफेसर केन और का जो ये तर्क था तो इसका पुरजोर विरोध करते हुए भीमराव अंबेडकर विरोध करते हुए कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि स्वर्ण विनिर्माण लचीलापन है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन स्वर्णमान विनिर्माण दो तलवारों की धार पर है। ये एक तो दूसरी बात, जब भविष्य में सरकारें बनेंगी वो जब चाहे जितने करेंसी छाप सकती है, जब चाहे वो कितना भी नोट छाप सकते हैं। जो सरकार आएगी वो अपने अनुसार कितने भी नोट छाप सकती है। ये चेतावनी भीमराव अंबेडकर जी ने दी थी और जो कि आज सटीक बैठती है। उन्होंने उनका विरोध किया था कि स्वर्णमान का अर्थ यहाँ यह है कि सोने चांदी के सिक्कों में ही लेन देन होना चाहिए जैसे पहले होता था, लेकिन उस समय भीमराव अंबेडकर का विरोध करा गया। भारत के ही अर्थशास्त्रियों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया और भीमराव अंबेडकर की बात को दबा दिया गया। भारत के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने भीमराव अंबेडकर का साथ नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर ने यह चेतावनी दी थी। भारतीय मुद्रा का इतिहास जब आप पढ़ोगे, आप इस सीरीजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से भीमराव अंबेडकर के विचारों का हनन किया गया, कुचला गया और भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई ताकि भारत की जनता के साथ ये सामने ये सच ना आ जाए और भारत की जनता को गुमराह करने के लिए वो भीमराव अंबेडकर का वो सारा का सारा वो विचार दबा दिया गया। आज 93-94 साल हो चुके हैं, आज वो भीमराव अंबेडकर की बात सटीक बैठती है। आज भारत के अंदर 34 लाख करोड़ की करेंसी छपी हुई है और लगभग भारत के अंदर जो गोल्ड है वो 4.8 लाख करोड़, लगभग 5 लाख करोड़ का गोल्ड है और भारत के अंदर जो कर्ज है 453 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है। 210 लाख करोड़ कर्ज पब्लिक को बैंकों ने बांट रखा है और 243 लाख करोड़ का कर्ज बैंकों ने पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को दे रखा है। और आज जितना सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड होना चाहिए था, सोना होना चाहिए था, आज इतना नहीं है, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा आज करेंसी छपी हुई है, जिस कारण से आज मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, आज महंगाइयां बढ़ी हुई है। डीजल, पेट्रोल, अनाज, गेहूं, बेरोजगारी सबका जो कारण है वो यही है जो आज से पहले भीमराव अंबेडकर चेतावनी देके गए थे और बोल के गए थे कि अगर हमने इस मानक स्टैंडर्ड को, इस जो प्रोफेसर केन जो बात बोल रहे हैं, अगर इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया तो आने वाले समय में भारत की दुर्दशा, हमारे पास बैग भर के नोट होंगे लेकिन हमारे पास परचेजिंग वैल्यू नहीं होगी। अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे, गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, किसान आत्महत्या करेंगे, भारत के अंदर पूरी तरीके से भुखमरी आ जाएगी, भारत गरीब है और गरीब होता चला जाएगा। ये चेतावनी भीमराव अंबेडकर ने दी थी, लेकिन इस भीमराव अंबेडकर की बात को दबा दिया गया और आज भीमराव अंबेडकर की वो बात बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों, बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन यही है कि ब्रिटिश काल से जब से इन्होंने यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जब से यहाँ गई है, अगर हम एक छोटा सा अनुमान लगाएं, अगर हम देखें कि भारत को अंग्रेजों ने कितना लूटा, आप हैरान हो जाओगे। 1862 के कॉइनेज एक्ट के बाद और 1934 तक भारत को अंग्रेजों ने जो सिक्योरिटी के रूप में इस पेपर करेंसी के बदले जो गोल्ड रखा था और भारत को कितना लूटा था, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। साथियों, भारत को इन्होंने अब तक जितना जो लूटा, आप हैरान हो जाओगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मनी के रूप में भारत के द्वारा 37,440 करोड़ वैध रुपया यानी सोना चांदी दिया गया। इस रुपया को सोना के मानक स्टैंडर्ड से बदला जाए तो कितना सोना होगा, आप देखिए। आप लोग सोचिए कि कितना सारा गोल्ड भेजा गया। अगर इस गोल्ड को हम तब्दील करें किलोग्राम में तो आप समझिए कितना हो जाएगा। कुल जो हमने सोना भेजा 37,440 करोड़ का, और प्रति अगर एक मोहर अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें, आपको जैसा कि पता है कि 10 रुपए के बराबर एक मोहर होती थी और 37,000 से ये जो गोल्ड भेजा गया, सोना भेजा गया, इसकी कीमत देखें हम 37,440 को अगर हम भाग करें 10 से तो कुल 3,744 करोड़ मोहर हमने भेज दी। यानी अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें 43 करोड़ 67 लाख 160 किलोग्राम शुद्ध सोना होता है। और
अगर हम इसको टन में तब्दील करें 4,36,700.16 टन सोना होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1862 से 1935 के बीच में भारत से सिक्योरिटी के और मनी के रूप में लिया गया वैध रुपया है, जो आज भी ब्रिटेन के कब्जे में है, जो भारत की 150 करोड़ जनता का सोना है। इस विषय पर अब तक सभी सरकारें मौन क्यों हैं? अगर भारत की जनसंख्या 125 करोड़ से अगर 150 करोड़ मान लिया जाए या 125 करोड़ मान लिया जाए और सोने को प्रति व्यक्ति में बांटा जाए तो मोहर की संख्या कितनी है? 3740, और प्रति मोहर जो आएगी एक व्यक्ति के पास, और अगर उसका वजन तोला जाए 349.360 ग्राम सोना प्रति व्यक्ति के हिस्से में आएगा। यह ब्रिटेन के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोध ग्रंथ इंडियाज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट 1862 और 1935 एसए करेंसी बोर्ड उल्लेखित भारत के सोने के शोषण एवं लूटपाट का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध है। क्या आजादी के बाद भारत की सरकारें सिक्योरिटी के मनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? आज तक आप सोचिए, भारत को आजाद हुए कितने साल हो चुके हैं? 75 से 76 साल हो चुके हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने 1935 तक जो लूटा गया गोल्ड है 1862 तक, आप अंदाजा लगाइए कि भारत जो सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, कितने बड़े मात्रा में लूटपाट की गई। आज तक 76 साल आजादी के हो चुके हैं, आज भी सरकारें मौन है। आज भी सरकारें मौन क्यों हैं? सत्ताएं बदलती रहती हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, नेताएं बदलते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी आपके राजनेता ने, चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ममता की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, चाहे असुद्दीन ओवैसी की सरकार हो, सभी सरकारें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो एक दूसरे के गुनाहों को छुपाते हैं। आज भी अगर हम जैसे साथी अगर कोई भी अगर इसके खिलाफ अगर विरोध करता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने विरोध किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था, या तो उन लोगों को मरवा दिया जाता है या उन लोगों को खरीद लिया जाता है। आप लोग सोचते हो कि आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, आतंकवाद, हिंसा, बलात्कार, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इस सबसे बड़ा कारण है। आज उस सबसे इसका कारण यही है कि आज जो हमको आर्थिक रूप से जो हमारा ढांचा, हमारा ताना बाना तोड़ दिया गया, आज भी हम मौन है, हमारी सरकारें मौन है, पुलिस प्रशासन मौन है, भारत सरकार मौन है। हम भारत सरकार से पूछते हैं कि 34 लाख करोड़ की करेंसी चलन में है, तो भारत की जनता पर 453 लाख करोड़ का कर्जा कहां से दे दिया आपने? हम पूछते हैं कि भारत कब आजाद हो गया? भारत सरकार कहती है कि हमारे पास इसका पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। आप लोगों के लिए मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग बताइए कि भारत आजाद कब हुआ? पूछिए भारत सरकार से। और आप लोगों के लिए सवाल यह है कि भारत की जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई, उसका मालिक कौन है? और मैं आप लोगों के लिए दूसरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन था? आप लोगों से मैं अपील और दलील दोनों चाहता हूं। आप लोग अपना वक्तव्य दीजिए, कमेंट में बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन था और ईस्ट इंडिया और आरबीआई का आज मालिक